हेलो स्टूडेंट्स आज हम करने वाले क्लास 8 एक्सरसाइज 12.4। तो देखो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, विच क्वाड्रिलेटरल इज इक्विलेटरल बट नॉट इक्विएंगुलर। अब सबसे पहली बात तो यही समझते हैं कि यहाँ पे ये इक्विलेटरल और इक्विएंगुलर का मतलब क्या होता था। देखो हमने क्या बोला कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल अगर इक्विलेटरल है, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल कहो या कोई भी पॉलीगन, ठीक है, इक्विलेटरल है, तो इसका मतलब होता है कि उसमें जितनी भी साइड्स है वो सभी साइड्स क्या होनी चाहिए, ऑल साइड्स आर इक्वल। मतलब अगर उसमें 3 साइड्स है या 4 साइड्स है या 5 साइड्स है तो सभी क्या होगी, बराबर होंगी। तो अगर सभी साइड्स बराबर है तो हम बोलेंगे इक्विलेटरल। और इक्वी एंगुलर का मतलब ये है कि अगर उसके सभी एंगल्स क्या है, बराबर, इक्वी एंगुलर। इक्वी एंगुलर का मतलब क्या है, ऑल एंगल्स आर इक्वल। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि कब वर्ड हम इक्विलेटरल यूज करेंगे और कब हम इक्वी एंगुलर यूज करेंगे। ऑल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। अब देखो जैसे पहला पार्ट इसने पूछा, अभी पहले पार्ट में ये पूछना चाह रहा है कि ऐसा कौन सा क्वाड्रिलेटरल हो सकता है जो इक्विलेटरल है बट नॉट इक्विएंगुलर। देखो इक्विलेटरल होना चाहिए लेकिन इक्विएंगुलर नहीं होना चाहिए, मतलब साइड्स तो बराबर हो लेकिन एंगल्स बराबर ना हो। तो देखो ऐसा क्वाड्रिलेटरल हमने क्या पढ़ा था, हमने अभी पढ़ा था कि जो रोम्बस होता है हमारा, रोम्बस क्या होता है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है। रोम्बस में क्या होता है, चारों साइड्स बराबर होती है, ठीक है। रोम्बस में क्या होती है, चारों साइड्स बराबर, लेकिन एंगल्स उसके कैसे भी हो सकते हैं। ऐसा डायग्राम देखा था ना हमने रोम्बस का, इस तरीके से होता है। तो इसकी साइड्स तो बराबर होंगी, ये चारों साइड्स तो बराबर होंगी, लेकिन इसके जो ये एंगल्स है ये बराबर नहीं होते। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, इक्विलेटरल बट नॉट इक्विएंगुलर में क्या आ जाएगा, रोम्बस। सेकंड बी वाले पार्ट में देखो क्या है, बी में है कि इक्विएंगुलर होना चाहिए, यानी कि सभी एंगल्स तो बराबर हो उस क्वाड्रिलेटरल के, लेकिन सभी साइड्स बराबर ना हो। तो उसमें क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा रेक्टेंगल। क्योंकि ध्यान से देखो भाई, रेक्टेंगल के सभी एंगल्स क्या होते हैं, ईच एंगल 90 डिग्री होता है। रेक्टेंगल में हर एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। लेकिन साइड्स में केवल अपोजिट साइड्स तो बराबर होती है, एडजेसेंट साइड्स बराबर नहीं होती, ठीक है। तो रेक्टेंगल में क्या हो, इस वाले में क्या आ जाएगा हमारा रेक्टेंगल। और ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें जो इक्विलेटरल भी है और इक्वी एंगुलर भी। भाई इक्विलेटरल है मतलब साइड्स भी बराबर है और एंगल्स भी बराबर है, तो वो कौन सा होता है, वो होता है स्क्वायर। क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड्स बराबर होती है और स्क्वायर के चारों एंगल्स भी क्या होते हैं, 90, यानी कि चारों एंगल्स भी बराबर और चारों साइड्स भी इक्वल होती है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, इन एन आइसोस्केलस ट्रेपेजियम वन ऑफ द नॉन पैरेलल साइड्स इज 8 सेंटीमीटर। देखो सबसे पहले अगर बात करें हम, ट्रेपेजियम क्या होता था, ट्रेपेजियम एक क्वाड्रिलेटरल का ही टाइप है, लेकिन उसमें वन पेयर अपोजिट साइड्स का केवल एक ही पेयर क्या होता है, पैरेलल होता है। तो आइसोस्केलस ट्रेपेजियम क्या होता है, तो देखो सबसे पहले यही समझ लेते हैं आइसोस्केलस ट्रेपेजियम होगा क्या। जैसे ये एबीसीडी ट्रेपेजियम है, भाई इस एबीसीडी ट्रेपेजियम में क्या है, जो एबी है ये तो है डीसी के पैरेलल, ठीक है। तो एक पेयर अपोजिट साइड्स का तो पैरेलल हो गया, लेकिन ये जो एडी और बीसी वाला पार्ट है, एडी एंड बीसी, ये पैरेलल नहीं है, आर नॉट पैरेलल। तो ये पैरेलल नहीं है, इसका मतलब ये नॉन पैरेलल साइड्स है हमारी, और क्वेश्चन में यही बोला गया कि एक आइसोस्केलस ट्रेपेजियम है। तो देखो अगर हमारा एबीसीडी ये आइसोस्केलस ट्रेपेजियम है, तो आइसोस्केलस ट्रेपेजियम में क्या हो जाता है कि जो नॉन पैरेलल वाली साइड्स है ना, जो नॉन पैरेलल वाली साइड्स है वो बराबर हो जाती है। इसका मतलब इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, देखो एबीसीडी सब कुछ मैंने अपनी तरफ से लेट किया है, तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ये जो एडी है, एडी इज इक्वल टू क्या होगा, बीसी। क्यों, क्योंकि एबीसीडी क्या है, एक आइसोस्केलस ट्रेपेजियम। और क्वेश्चन में यही बोला गया है कि वन ऑफ द नॉन पैरेलल साइड्स इज 8 सेंटीमीटर, कि भाई जो नॉन पैरेलल साइड्स है कौन कौन सी यहाँ पे, जैसे एडी एंड बीसी, इन दोनों में से एक साइड क्या है, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। वन नॉन पैरेलल साइड्स इज 8 सेंटीमीटर। तो अगर ये बताओ, अगर इन दोनों में से कोई भी साइड 8 सेंटीमीटर है तो भाई दूसरी भी उसकी बराबर होगी, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है ना ये आइसोस्केलस ट्रेपेजियम है, और आइसोस्केलस ट्रेपेजियम का मतलब ये कि जो नॉन पैरेलल साइड है वो बराबर होंगी। तो अगर ये 8 सेंटीमीटर तो ये भी क्या होगी, 8 सेंटीमीटर ही होगी। तो यहाँ पे यही पूछा था कि फाइंड द मेजर ऑफ द अदर नॉन पैरेलल साइड्स, तो मेजरमेंट कितना आ जाएगा, भाई दूसरी साइड भी 8 सेंटीमीटर ही होगी, ठीक है। बस इतना सा आंसर था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3।
देखो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है विच क्वाड्रिलेटरल हैज द प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम, अ रेक्टेंगल एंड अ रोम्बस। देखो हमें बताना है कि भाई ऐसा कौन सा क्वाड्रिलेटरल हो सकता है कि उस क्वाड्रिलेटरल के अंदर पैरेललोग्राम की भी प्रॉपर्टी आ जाए, रेक्टेंगल की भी प्रॉपर्टी आ जाए और रोम्बस की भी प्रॉपर्टी आ जाए। मतलब एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल हमें बताना है जिसको मैं पैरेललोग्राम भी कह सकता हूँ, रेक्टेंगल भी बोल सकता हूँ और मैं उसको रोम्बस भी कह सकता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो मैं यहीं तक बात करता हूँ भी ऐसा कौन सा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें इन तीनों की प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। तो देखो पहला आंसर तो है यहाँ पे स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि देखो स्क्वायर में क्या होता है, अगर मैं स्क्वायर की बात बताऊं, स्क्वायर में चारों साइड्स बराबर होती थी और चारों एंगल्स भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। चारों साइड्स भी बराबर, चारों एंगल्स भी बराबर। अब देखो, और इसकी अपोजिट साइड्स भी क्या होती है, पैरेलल होती है। तो ये बताओ पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी सिर्फ ये थी कि पैरेललोग्राम होने के लिए अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है। तो क्या स्क्वायर के अंदर अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, भाई पैरेलल होती है। इसका मतलब इसको मैं पैरेललोग्राम बोल सकता हूँ। और अगर मैं इसको रेक्टेंगल बोलना चाहूँ तो देखो रेक्टेंगल बोलने के लिए क्या चाहिए, भाई अपोजिट साइड्स पैरेलल हो जाए। ठीक है, कोई एक एंगल 90 डिग्री मिल जाए तो वो हमारा रेक्टेंगल, तो वो भी प्रॉपर्टी इसके अंदर है। रोम्बस के लिए क्या चाहिए, रोम्बस के लिए केवल चार साइड्स बराबर होने चाहिए, तो वो भी इसके अंदर है। तो रोम्बस की, रेक्टेंगल की और पैरेललोग्राम की तीनों की प्रॉपर्टीज इसके अंदर आई जाती है। तो इसलिए हमने क्या नाम दिया इस क्वाड्रिलेटरल को कि ये स्क्वायर हो सकता है। अब आगे इसने देखो आगे भी पूछा है, आगे बोला इज इट अ रेगुलर क्वाड्रिलेटरल, क्या ये एक रेगुलर क्वाड्रिलेटरल है। तो पहली बात तो इस रेगुलर क्वाड्रिलेटरल का मीनिंग समझ में आना चाहिए, भाई ये रेगुलर क्वाड्रिलेटरल क्या है। ठीक है, अब क्वाड्रिलेटरल तो हमें पता है भाई, क्वाड्रिलेटरल होने का मतलब क्या है, चार साइड्स हो, तो इसमें है। लेकिन ये रेगुलर का मीनिंग क्या है, देखो रेगुलर हमने पढ़ा होगा रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर का मीनिंग ये है कि उसके अंदर कितनी भी साइड्स है या कितनी भी एंगल्स क्यों ना हो। जैसे यहाँ पे तो बात क्वाड्रिलेटरल की चल रही है तो चार साइड्स होंगे। रेगुलर ट्राइंगल हो सकता है, रेगुलर पेंटागन हो सकता है। पेंटागन में देखें तो पांच साइड होती है, पांच एंगल। तो बात यह है कैसा भी पॉलीगन हो अगर रेगुलर है तो ध्यान रखना उसकी ऑल साइड्स एंड ऑल साइड्स आर इक्वल, उसकी सभी साइड्स बराबर होंगी एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल, और उसके सभी एंगल्स भी क्या होंगे, बराबर होंगे। और अगर ये समझ में आ चुका तो अब आप आसानी से बता सकते हो क्या ये रेगुलर क्वाड्रिलेटरल है। भाई क्या स्क्वायर एक रेगुलर क्वाड्रिलेटरल है, तो यस, क्योंकि देखो स्क्वायर की चारों साइड्स बराबर और स्क्वायर के चारों एंगल्स भी बराबर, और बस यही तो चाहिए था रेगुलर बनने के लिए, सभी साइड्स बराबर हो, सभी एंगल्स बराबर हो। तो यस, इट इज रेगुलर क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो यहाँ पे इसने लिखा था वाई, तो वाई में यही हो जाएगा बिकॉज रेगुलर की इसका एक तरीके रीजन ही हो गया, क्योंकि सभी साइड्स बराबर होने चाहिए और सभी एंगल्स बराबर होने चाहिए, इसलिए हमने इसे क्या बोल दिया, रेगुलर क्वाड्रिलेटरल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, इन अ रोम्बस पी क्यू आर एस, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, स्टेट द मेजर ऑफ एंगल क्यू आर पी। देखो भाई क्या गिवन है, जो पी क्यू आर एस है ना, ये हमारे पास एक रोम्बस गिवन है। पी क्यू आर एस क्या गिवन है, एक रोम्बस। अब ये बताओ अगर ये रोम्बस गिवन है तो भाई रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है कि इसके सभी साइड्स यानी कि पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू आर एस इज इक्वल टू पी एस। ये हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी रोम्बस होगा तो उसके चारों साइड्स क्या होंगी, बराबर, ये हमने लिख लिया। अब आगे क्वेश्चन में और भी गिवन है कि जो पी क्यू है ना, ये पी आर के बराबर भी है। भाई पी क्यू पी आर के बराबर ही है। तो देखो ये तो मैंने निकाला साइड की प्रॉपर्टी से, और ये हमें गिवन था। तो जब मैं इन दोनों को कंबाइन करूंगा तो मैं ये कह सकता हूँ भाई ये जो चार साइड्स है और एक जो डायगोनल दे रखा है पी आर, ये पांचों ही बराबर हो चुके, यानी कि पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू आर एस इज इक्वल टू पी एस। अब पी क्यू पी आर भी बराबर है और पी क्यू इन सबके बराबर है, तो ये पी आर भी इन्हीं के बराबर हो जाएगा ना। मतलब कि ये जो चार साइड्स और एक डायगोनल हमें दिखाई दे रहा है ना इस डायग्राम में, ये सभी आपस में बराबर हो चुके हैं। और आगे अब पूछा क्या है, तो देखिए तो हमने कंक्लूजन निकालना है कि भाई इस डायग्राम में ये पांच चीजें यानी कि चार साइड और एक डायगोनल क्या है, बराबर। लेकिन हमसे क्या मेजर कराने के लिए बोल रहा है, क्यू आर पी। क्यू आर पी एक तो ये वाला एंगल फाइंड करना है, दूसरा क्यू पी एस, क्यू पी एस एक ये पूरा एंगल फाइंड करना है। अब देखो कैसे होगा भाई, ट्राइंगल पी क्यू आर के अंदर देखो, ट्राइंगल पी क्यू आर पे ध्यान दो, सिर्फ ये जो नीचे वाला ट्रायंगल है ना पी क्यू आर, इस पर ध्यान दो। अगर इसको ध्यान से देखो तो इसकी तीनों साइड्स पी क्यू क्यू आर पी आर, देखो पी क्यू क्यू आर पी आर तीनों बराबर हो चुकी। ट्रायंगल पी क्यू आर के अंदर पी क्यू क्यू आर पी आर, ये तो हमने ऊपर प्रूफ कर दिया, तीनों बराबर हो चुकी। और किसी भी ट्रायंगल की तीनों साइड्स बराबर हो
इसका मतलब क्या हुआ, जल्दी से बोलो। इसका मतलब ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। इसका मतलब ट्राइंगल पी क्यू आर क्या बन चुका है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल। और हमें भाई ये भी पता है कि अगर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो उसका हर एक एंगल कितना होता है, कितना होगा, हर एक एंगल 60 डिग्री होगा। अगर वो इक्विलेटरल बन ही चुका है तो ईच एंगल क्या होगा, 60 डिग्री। तो भाई ध्यान से देखो, जो एंगल पहला पूछ रहा था, कौन सा एंगल, क्यू आर पी, ये इस ट्राइंगल का एक एंगल ही तो हुआ। तो फिर तो मैं बोल सकता हूं ना, देयरफॉर एंगल क्यू आर पी इज इक्वल टू कितना, 60 डिग्री। एक तो आ गया। अब दूसरा और निकालना है। तो देखो दूसरा कैसा आएगा भाई, दूसरा ना दो एंगल का सम है। देखो एक तो ये वाला एंगल क्यू पी आर और दूसरा ये वाला एंगल एस पी आर। तो ये बताओ, जब एंगल क्यू आर पे 60 तो एंगल क्यू पी आर ये भी 60 डिग्री होगा ना, क्योंकि ये भी एक ट्राइंगल का ही एंगल है। और अगर ऊपर वाले ट्राइंगल ध्यान से देखो पी एस आर, भाई ये भी इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है इन ट्राइंगल पी एस आर। पी एस आर के अंदर भी पी एस, पी आर और आर एस, ये तीनों बराबर है। तीनों बराबर, इसका मतलब ट्राइंगल पी एस आर कैसा ट्राइंगल, ट्राइंगल पी एस आर इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, ठीक है। और अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हुआ तो फिर क्या कह सकते हैं हम, अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसका जो एंगल एस पी आर है, एस पी आर ये ट्राइंगल का ही एक एंगल है ना, सिर्फ ये वाला एंगल, इसको मैं 60 डिग्री लिख सकता हूं। देयरफॉर एंगल एस पी आर इज इक्वल टू कितना, 60। लेकिन निकालना क्या था मुझे, एंगल क्यू पी एस। तो देखो क्यू पी एस को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये जो दो एंगल मैंने फाइंड किए कौन कौन से, एक तो क्यू पी आर, एंगल क्यू पी एस को क्यू पी आर प्लस एस पी आर लिख सकता हूं ना। ध्यान से देखो डायग्राम को, इस एंगल क्यू पी एस को एस पी आर ऊपर वाला एंगल प्लस क्यू पी आर नीचे वाला एंगल, इन दोनों का सम ही तो बन रहा है। तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। क्यू पी आर कितना आया था, 60 था, एस पी आर कितना था, 60 था। इसका मतलब भाई ये क्यू पी एस क्या होगा, ये तो 60 डिग्री होगा, ये कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 120 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है इन फिगर 12.46 पी क्यू आर एस इज अ काइट। देखो ये जो डायग्राम गिवन है, बोला गया है जो पी क्यू आर एस है ना, यहाँ पे क्या है, काइट है। अब अगर ये काइट है तो देखो काइट की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो काइट के डायगोनल्स होते हैं, एक तो वो 90 डिग्री बनाते हैं, मतलब ये 90, ये प्रॉपर्टी होती है काइट की, ये 90, तो ये भी 90 होगा, ये भी 90, ये भी 90। ठीक है, तो चारों एंगल से 90 90। ठीक है, इसका मतलब ये एंगल भी 90 है, ये एंगल भी 90 है, ये एंगल भी 90 है। दूसरा प्रॉपर्टी ये भी होता है इसकी, जो एडजेसेंट साइड्स है ना, दो पेयर इसके एडजेसेंट साइड्स के वो बराबर होते हैं। अब डायग्राम को देख के बता सकते हो कि जो पी क्यू और क्यू आर है ये तो बराबर है नहीं। तो अगर एडजेसेंट, क्योंकि एडजेसेंट ये भी हो सकते हैं लेकिन ये तो दोनों बराबर है नहीं, तो एडजेसेंट पेयर में क्या कि अगर ये दो, ये वाले बराबर है तो दूसरा पेयर ये बनेगा, ये एडजेसेंट। इसका मतलब अगर ये काइट है तो पी क्यू और पी एस बराबर होंगे और आर क्यू एंड आर एस इन दोनों को बराबर होना पड़ेगा। तो ये प्रॉपर्टी होती है काइट की। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे, अब इसमें कुछ पूछा है, इसने कुछ पार्ट गिवन है, हमें बताना है कि क्या ऐसा होता है नहीं। जैसे पहले पार्ट में बोला, भाई पहले पार्ट में क्या बोला है, इज पी क्यू इज इक्वल टू पी एस। क्या ये जो पी क्यू है और पी एस है ये बराबर है। तो देखो पी क्यू और पी एस उसके एडजेसेंट साइड्स है, और अगर एडजेसेंट साइड्स है और काइट है तो ये तो बराबर होना ही पड़ेगा। तो ये तो बराबर है, तो इसमें तो हम लिख देंगे सीधे सीधे यस कि बराबर है। ऐसे ही उसने बी पार्ट पूछा, इज एस आर इज इक्वल टू क्यू आर। तो देखो ये एस आर है, ये क्यू आर है, मतलब ये वाली साइड तो इसके बराबर होनी पड़ेगी, काइट है, और ये साइड भी इसके बराबर ही होगी। तो क्या एस आर और क्यू आर बराबर है, भाई ये दोनों भी बराबर ही है। तो पहले दो पार्ट में तो सिर्फ हमें क्या लिखना है, यस यस लिखना है। अगर हमें प्रॉपर्टी पता है तो हम इसका आसानी से लिख सकते हैं। अगर हमने पढ़ा है काइट क्या होता है तो हम आसानी से बता सकते हैं, हाँ भाई ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। ठीक है, इसके सी वाले पार्ट में आते हैं। देखो सी वाले पार्ट में बोला गया है ट्राइंगल पी एस आर क्या कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल पी क्यू आर के, यानी कि इन दो ट्राइंगल में बात कर रहा है, इन ट्राइंगल पी एस आर एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। हमें बताना क्या है, दोनों कॉन्ग्रेंट है। देखो कॉन्ग्रेंट रूल्स हमने पढ़े होंगे,
ठीक है, क्लास 7th में ही आ जाते। कॉन्ग्रेंट में क्या शो करना है कि पी एस आर और पी क्यू आर कॉन्ग्रेंट होने का मतलब हमें ये शो करना है पी एस आर और पी क्यू आर दोनों ट्राइंगल एक ही जैसे है और एक ही साइज के हैं। तो देखो पी एस आर और पी क्यू आर, पी एस आर ये वाला ट्राइंगल, पी क्यू आर ये वाला ट्राइंगल, अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल की तीनों साइड्स को बराबर कर दूं कॉन्ग्रेंट बन जाएगा। तो ध्यान से देखो पी एस आर का साइड पी एस, ठीक है, पी एस आर ट्राइंगल का साइड पी एस और पी क्यू आर ट्राइंगल का साइड पी क्यू, क्या दोनों बराबर है? भाई तो गिवन ही था, क्योंकि काइट बोला है तो बराबर तो होना पड़ेगा। ऐसे ही इस वाले ट्राइंगल का साइड क्यू आर, सॉरी एस आर, इस वाले ट्राइंगल का साइड एस आर और इस ट्राइंगल का साइड क्यू आर, क्या बराबर है? ये तो बराबर है। साथ के साथ ये भी देखो कि इन दोनों ट्राइंगल में ना जो साइड पी आर है वो कॉमन है। कॉमन का मतलब ये जो पी आर साइड है ये ऐसी साइड है जो इस ट्राइंगल के अंदर भी आ रही है, इस ट्राइंगल के अंदर देखो ना पी आर, पी एस आर तो ये पी आर आएगा, पी क्यू आर तो भी पी आर। इसका मतलब इन दोनों ट्राइंगल में तीन साइड्स बराबर, तो फिर तो मैं बोल सकता हूं ट्राइंगल पी एस आर कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रेंट का सिंबल क्या, इक्वल बना के ऐसे इस तरीके से, ये कॉन्ग्रेंट का सिंबल। तो ये दोनों कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो चुके। तो इसमें भी क्या लिख देंगे, यस इट इज कॉन्ग्रेंट, ये भी क्या है कॉन्ग्रेंट। अच्छा किस रूल से हुआ भाई, तीन साइड बराबर दिखा है ना, तो बाय एस एस एस। क्लियर हुआ यहां तक? ठीक है, तो यहां तक हमारा सी पार्ट हो चुका। अब देखो आगे इसमें, आगे अब इसमें और भी पार्ट की बने, उनको भी ध्यान से समझते। जैसे डी में बात कर रहा है, डी में क्या बात बोल रहा है, डी देखो ध्यान से, डी में लिखा है इस पी एस आर इज इक्वल टू पी क्यू आर। देखो पी एस आर कौन सा एंगल, इसको डायग्राम में देखो पहले, पी एस आर ये वाला एंगल, ये एंगल, ठीक है, और पी क्यू आर ये एंगल। तो ध्यान से देखा जाए, जो मैंने दो ट्राइंगल लिए ना, ये तो इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। और जब भी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट तो इसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, पी एस और पी क्यू आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ये दोनों तो बराबर होंगे ही बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी पढ़ा था ना, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, तो ये भी क्या हो गए बराबर, तो इसमें भी यस आ जाएगा। ई वाला पार्ट इज एसपीओ इज इक्वल टू क्यूपीओ, भाई एसपीओ कौन सा, एसपीओ क्यूपीओ। तो देखो ये एंगल भी, जो ट्राइंगल हमने कॉन्ग्रेंट प्रूफ किया है उसका कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है कि नहीं। देखो पी एस आर ट्राइंगल या था पी क्यू एस, तो जहां पर इसका पी वहां पे इसका ये, तो ये दोनों एंगल भी क्या है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है। तो ध्यान रहे यहाँ पे ये जो एंगल एस पी आर, वैसे तो देखो क्या आएगा, एस पी आर इज इक्वल टू एंगल क्यू पी आर। देखो मैंने ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट प्रूफ किया ना, तो अगर ये एस पी आर है तो ये क्या बनेगा, क्यू पी आर। और इस एस पी आर को, भाई इस एस पी आर को मैं एस पी ओ तो लिख सकता हूं ना, एस पी आर को मैं एस पी ओ लिख सकता हूं। क्यों लिख सकता हूं, देखो एस पी आर तो भी ये वाला एंगल, एस पी ओ बोलूं तब भी ये वाला एंगल। तो एस पी आर लिखो या एस पी ओ लिखो, ऐसे ही क्यू पी आर लिखो या फिर क्यू पी ओ लिखो ओ, तो ये दोनों एंगल भी बराबर हो गए और ये दोनों एंगल भी बराबर, तो इसका मतलब ये भी बस यस लिख देना कि यस हाँ ये दोनों भी बराबर है। ऐसे ही इसमें एफ वाले पार्ट में आते, देखो एफ वाले पार्ट में फिर से बोल रहा है इज एस आर पी। अब कौन सा एंगल बात कर रहा है, एस आर पी, मतलब तो ये वाला एंगल एस आर पी, मैंने तीन ऐसी लाइन बना दी। दूसरा है यहाँ पे क्यू आर पी, तो ये भी तो सीपीसीटी से बराबर हो चुके हैं भाई, ये भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो यहां से लिख दो एंगल एस आर पी इज इक्वल टू एंगल क्यू आर पी। ये सब सीपीसीटी वाला पार्ट है। अगर तुमने ये सब क्या है सीपीसीटी, तो ये भी क्या है बराबर ही होगा, यस। तो एफ तक तो कुछ नहीं हुआ, ठीक है, ये तीनों डी ई एफ वाले हमारे सी का कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ही था। अब जी वाले ट्राइंगल में आ जाओ, देखो जी वाले पार्ट में बोल रहा है इज पीओ क्यू, यानी कि ये पूछना चाह रहा है क्या ट्राइंगल पीओ क्यू और ट्राइंगल पीओएस कॉन्ग्रेंट है कि नहीं। तो देखो प्रूफ कर लेते हैं इसको भी। पीओ क्यू कौन सा ट्राइंगल है, पीओ क्यू, ये वाला ट्राइंगल पीओ क्यू। दूसरा ट्राइंगल कौन सा, पीओएस। तो ध्यान से देखो अब इस पीओ क्यू और पीओएस में क्या, वही पीओ क्यू एंड पीओएस में दो साइड्स बराबर है, तो पीओ क्यू के अंदर साइड पीओ और इसके अंदर भी साइड पीओ, ये दोनों साइड तो क्या है, दोनों के अंदर कॉमन है, ठीक है। दूसरा यहां पे पीओ क्यू के अंदर, पीओ क्यू में ये जो साइड पी क्यू है,
ये साइड पी क्यू किसके बराबर, पी एस के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमें गिवन था। और एक चीज और है इसमें, एंगल पी ओ क्यू एंड एंगल पी ओ एस, ये दोनों क्या है हमारे 90 डिग्री। ठीक है, तो यहां से दो साइड बराबर आ गई, एक एंगल 90, तो क्या लिख सकते हैं, एंगल पी ओ क्यू कॉन्ग्रेंट है किसके, पी ओ एस। कौन सा रूल हो जाएगा ये, तो देखो एक एंगल लिया 90 इसके सामने वाली साइड और एक साइड ये, तो एक राइट एंगल है उसके सामने वाला हाइपोटेनस है और एक साइड, तो आरएचएस रूल से कॉन्ग्रेंट। इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल भी क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट हो चुके। और अगर ये दोनों एंगल कॉन्ग्रेंट तो इसमें भी क्या आ जाएगा, यस आ जाएगा, यानी कि ये दोनों ट्रायंगल भी हमारे कॉन्ग्रेंट ही थे। लास्ट इसमें बचा एच वाला पार्ट। देखो एच वाले पार्ट में क्या बोला है, एच में पूछना चाह रहा है कि आप पी एस ओ और पी क्यू ओ एंगल, तो देखो पी एस ओ एंगल कौन सा आएगा, एच वाले पार्ट में देखो पी एस ओ, देखो पी एस ओ एंगल है ये। ठीक है, और पी क्यू ओ कौन सा है, पी क्यू एंगल है ये। तो ध्यान से देखा जाए, मैंने अभी पी एस ओ ट्राइंगल को पी क्यू ओ के कॉन्ग्रेंट शो किया है, तो ये इन दोनों ट्राइंगल के सीपीसीटी वाले पार्ट हुए कि नहीं हुए। ठीक है, तो यहां से सीधे सीधे हम लिख सकते हैं कि भाई एंगल पी एस ओ और दूसरा एंगल पी क्यू ओ, ये वाला ना पी क्यू ओ, ये तो सीपीसीटी वाला पार्ट है। ऊपर वाले जो ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रेंट प्रूफ किया उसका सीपीसीटी पार्ट है, तो ये दोनों तो बराबर होंगे, तो इसमें भी क्या आ जाएगा, यस। ऐसे इसका लास्ट पार्ट बचता है हमारे पास आई वाला। तो देखो आई वाले में भी क्या पूछा है, आई वाले में बोला गया है पीओ क्यू पी ओ एस 90 डिग्री। भाई पी ओ क्यू एंड पी ओ एस ये क्या 90 डिग्री है, तो देखो ये तो 90 डिग्री होंगे ही। ठीक है, एंगल पी ओ क्यू ये तो 90 डिग्री होंगे। ठीक है, इसमें भी यस आ जाएगा। और क्यों 90 डिग्री है, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि भाई अगर काइट है ना, तो काइट के जो डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर ही होते हैं। अगर एक काइट शेप हमें दे रखा है तो इसके डायगोनल्स क्या होंगे, परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर का मतलब यही तो है कि जिस पॉइंट पर ये डायगोनल कट कर रहे हैं, ओ पे कट कर रहे हैं, तो इस ओ के अबाउट देखो जैसे दो साइड इंटरसेक्ट करी तो चार एंगल बनते हैं ना, तो चारों क्या होंगे 90 डिग्री। परपेंडिकुलर का मतलब यही होता है कि हर एक एंगल कितने का होगा, ये 90 डिग्री। तो ये तो हम सीधे सीधे लिख देंगे 90 डिग्री होता है, तो यस। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 में कुछ पार्ट है और पहला पार्ट क्या है इसमें, 6 का ए पार्ट की बात करो। ए पार्ट में देखो क्या बोला है, द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 52 मीटर। हमारे पास एक स्क्वायर है जिसका पेरीमीटर कितना है 52 मीटर। मतलब कि हमें गिवन है पेरीमीटर किसका, स्क्वायर का। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना गिवन है 52 मीटर है, और हमसे कहा गया है इसकी साइड्स फाइंड करो। तो देखो हमने पढ़ा था अभी किसी भी स्क्वायर के अंदर चारों साइड्स बराबर, और उस स्क्वायर का जो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है वो होता है 4 इंटू साइड। या पढ़ा होगा आपने 4a, ए क्या होता है, ए साइड ही तो होता है, तो 4a लिख लो, या 4 इंटू साइड बात एक ही है। ठीक है, अब यहां से भाई साइड मुझे फाइंड करनी है, तो देखो साइड फाइंड करने तो 52, ये 4 इस साइड का मल्टीप्लाई, तो 4 कहां जाएगा डिवाइड में, तो साइड कितना आ गया हमारा 4 से डिवाइड कर लो, 4 1 जा 4, 4 जा 13 मीटर। इसका मतलब साइड कितनी आएगी स्क्वायर की 13 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 1 सीधे, क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट सीधे फॉर्मूला बेस्ड था। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4 इंटू साइड, फॉर्मूला लगाया और आंसर कितना आ गया, साइड बराबर 13 मीटर। ऐसे ही बी वाले पार्ट में देखो, बी वाले पार्ट में क्या है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। भाई एक रेक्टेंगल हमें गिवन है, हमें एक रेक्टेंगल शेप गिवन है इस तरीके से, और क्या बोला है कि जो इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर है वो कितना गिवन है 32 मीटर। ये रेक्टेंगल की बात चल रही है यहाँ पे। ठीक है, रेक्टेंगल पेरीमीटर कितना गिवन 32 मीटर। इफ वन साइड ऑफ द रेक्टेंगल इज 10 मीटर, व्हाट इज द मेजर ऑफ द अदर साइड। अब बोला है भाई एक साइड तो इसकी 10 मीटर है, तो ये जो दूसरी साइड है ना ये हमें फाइंड करनी है। भाई वैसे 4 साइड्स होती है लेकिन आमने सामने वाली साइड्स तो बराबर होती है, तो अगर ये 10 मीटर है तो ये तो 10 मीटर होंगी, और जितनी ये आएगी उतनी ही ये आएगी। तो वन साइड का मतलब ये है कि दो एडजेसेंट साइड्स की बात कर रहा है, उस दो एडजेसेंट साइड में अगर एक 10 है तो दूसरी कितनी होगी ये हमें बताना है। तो भाई देखो मान लेते हैं, सपोज करो ये हमारा एल है,
अगर ये एल है तो ये बी है, तो एक तरीके से मैं ये कह सकता हूँ मुझे ये बी पता करना है। तो पेरीमीटर हमने पढ़ा था कि रेक्टेंगल के केस में जो पेरीमीटर होता है वो 2 × L + B होता है। ठीक है, 2 L कितना मान लिया मैंने 10 मान लिया, प्लस B इज इक्वल टू कितना 32। अब देखो 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, भाई ब्रैकेट के बाहर बैठा है 2, और जैसे ही ब्रैकेट के बाहर वाला अंदर जाएगा तो सभी के साथ जाएगा ना ये, तो 2 का 10 से मल्टीप्लाई 20, 2 का B से भी मल्टीप्लाई 2B इज इक्वल टू कितना 32। तो यहां से 2B कितना आ जाएगा भाई 32 माइनस 20, माइनस करेंगे कितना आएगा 12 आ जाएगा, तो B कितना आ जाएगा 12/2, इसका मतलब 6, तो ये 6 मीटर आएगी। मतलब अगर एक साइड 10 मीटर है तो जो अदर साइड आएगी ना इसकी, वो अदर साइड क्या होगी 6 मीटर की होगी। अदर साइड इज 6 मीटर। बात क्लियर हुई यहां तक? ठीक है, तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, सीधे अभी तक फॉर्मूला बेस्ड ही चल रहा था। पहले में पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर यूज हुआ और दूसरे वाले में पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल यूज हुआ। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, इसमें सी पार्ट। देखो सी वाले पार्ट में क्या बोला है, पार्ट नंबर सी, अ पार्क इज बिल्ट इन द फॉर्म ऑफ अ काइट। भाई एक पार्क है जो काइट शेप में बना हुआ है, ठीक है। इट्स पेरीमीटर इज 200 मीटर। इसका जो पेरीमीटर है वो कितना दे रखा है 200 मीटर दे रखा है। इफ वन ऑफ इट्स साइड्स इज 40 मीटर, व्हाट आर द लेंथ ऑफ द अदर साइड्स। देखो बात कुछ ऐसी है भाई, यहाँ पे ये हमारे पास एक क्या है काइट शेप है, ये काइट शेप है। एक पार्क है जो इस शेप में है, काइट शेप में। चलो मैं इसका नाम भी दे रहा हूं, नाम दे दूंगा तो ज्यादा आसानी रहेगी। ठीक है, मान लो एबीसीडी एक हमारा पार्क है जो काइट शेप में है। अच्छा अगर ये काइट शेप में है तो मैंने क्या बताया था कि इसके दो एडजेसेंट पेयर बराबर होंगे। मतलब अगर ये एडी ना इस डीसी के बराबर हो चुका तो इस एबी और बीसी को बराबर होना ही पड़ेगा, तभी तो ये काइट शेप कहलाएगा। भाई ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर नहीं हुए तो काइट शेप कैसे कहेंगे। काइट की प्रॉपर्टी तो उसमें सेटिस्फाई करेगी ना कि दो पेयर एडजेसेंट साइड के क्या होंगे बराबर। अब देखो क्वेश्चन में क्या है, इसका जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर की क्या गिवन है 200 मीटर। अच्छा पेरीमीटर से मतलब क्या होता है भाई, पेरीमीटर से मतलब यही तो होता है कि ये जो क्लोज फिगर है एबीसीडी इसकी चारों साइड का सम गिवन है, यही तो पेरीमीटर होता है। पेरीमीटर है क्या कि जो भी बाउंड्री वाला पार्ट है उन सभी बाउंड्री का सम। तो पेरीमीटर कैसे बनेगा इसका, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, ये सब कितना है 200 के बराबर। अब आगे से नेक्स्ट चीज ओके, इफ वन ऑफ इट साइड्स इज 40 मीटर। देखो फिर से वो एक ही साइड की बात कर रहा है, व्हाट आर दी लेंथ ऑफ द अदर साइड। अब यहाँ पे बात को समझो कि वन साइड 40 मीटर है तो अदर साइड पूछ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि इसके अंदर दो ही साइड है। भाई साइड मतलब 4 ही है, वन साइड से मतलब ये है कि ये दोनों तो एक ही है ना, और ये दोनों भी एक के बराबर है। तो वन साइड से मतलब क्या है कि अगर ये गिवन है तो ये फाइंड करना है, और तुम कह लो ये गिवन है तो ये फाइंड करना है, तो इसमें किसी को भी लेट कर लो। ठीक है, तो ये सब हमें कुछ लेट करना पड़ेगा कि भाई मान लो ये एडी दे रखा है, और अगर एडी है तो इसका मतलब डीसी है, क्योंकि एडी और डीसी को तो बराबर होना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए डायग्राम बनाएंगे क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाता है। तो अगर ये एडी है गिवन है, एडी है तो डीसी है, ये कितना है मान लो कितना 40 मीटर। तो हमें क्या फाइंड करना है भाई, ये तो मैंने 40 मान लिया क्योंकि एक साइड 40 था ना, तो ये 40 तो ये भी 40। तो फिर ये बी ए या सी बी ये फाइंड करना, तो इसको मान लेते हैं एक्स। नहीं पता ना इसका है कितना, और एक्स क्यों माना दोनों को, क्योंकि जितना ए बी होगा उतना ही क्या होगा बी सी होगा। तो सारी वैल्यू यहाँ पुट करो। देखो ए बी कितना, ये मैंने एक्स ले लिया, बी सी कितना है ये भी एक्स है, सी डी कितना है ये 40 है, डी ए कितना है ये 40 इज इक्वल टू कितना भाई 200। एक्स प्लस एक्स 2x हो जाएगा। ठीक है, 40 प्लस 40 80 हो गया इज इक्वल टू कितना 200। अब सिंप्लीफाई कर लो इसको, 2x बराबर कितना 200 माइनस 80 इज इक्वल टू कितना 120 ना, तो x कितना 120/2, इसका मतलब 60। तो x बराबर कितना 60। इसका मतलब अगर मैं इसकी सभी साइड्स की बात करूं तो देखो होगा क्या, AD कितनी आ गई 40 मीटर, AB कितनी आ गई x था तो 60 मीटर, फिर ये BC कितनी आ गई x था 60 मीटर। ठीक है, और ये जो DC है ये कितना था 40 मीटर, आ गई इसकी चारों साइड्स, ये था इसमें। क्लियर हुआ यहां तक? ठीक, नेक्स्ट आते इसके डी पार्ट पर, पार्ट नंबर डी। देखो डी पार्ट में क्या बोला गया है, लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ अ रोम्बस इज 30 मीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। पहली बात रोम्बस क्या होता था, रोम्बस एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइड्स क्या होंगी बराबर होंगी। रोम्बस क्या है, क्वाड्रिलेटरल का ही टाइप है,
लेकिन एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइड्स बराबर। तो देखो बोला गया है कि वन साइड ऑफ रोम्बस, साइड कितने गिवन है 30 मीटर, और हमसे बोला गया है कि इसका पेरीमीटर बता दो। पेरीमीटर क्या होगा ये हमें फाइंड करना है। तो ध्यान रखना पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, भाई क्योंकि रोम्बस की चारों साइड्स बराबर, तो इन सभी साइड को 4 बार ऐड करो या सीधे सीधे एक ही साइड को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे स्क्वायर में होता है ना ऐसे ही। 4 इंटू साइड ही होगा, तो 4 इंटू एक साइड कितना 30, तो 4 साइड कितना 30 इंटू 4 कितना 120 मीटर। इसका मतलब हर एक साइड कितने, वो टोटल पेरीमीटर क्या है इसका 120 मीटर। टोटल पेरीमीटर से मतलब ये जो इसकी 4 साइड्स हैं इन सभी का सम कितना है 120 मीटर। ये हो गया हमारा पार्ट नंबर डी। नेक्स्ट है यहाँ पे ई पार्ट। ई पार्ट में क्या गिवन है देखो, पार्ट नंबर ई में लिखा है द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ वन डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल टू वन ऑफ द अदर टू वर्टिसेस इज 60 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो यहाँ पे कुछ ऐसा गिवन है, ये एक रेक्टेंगल हुआ, सबसे पहले मैंने रेक्टेंगल बना लिया। अब रेक्टेंगल में 2 डायगोनल्स भी होते हैं, वो दोनों भी बना लिए। और जब 2 डायगोनल बनाएंगे तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं डायगोनल का मिड पॉइंट ही होता है। तो देखो मैं इसको एक नाम दे दे रहा हूं, नाम देने से आसानी हो सकती है लिखने में। तो ABCD एक रेक्टेंगल है जहां पे AC और BD इसके डायगोनल्स है और O इन दोनों डायगोनल्स का क्या है मिड पॉइंट। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला, लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ वन डायगोनल, जो डायगोनल का मिड पॉइंट है उसको हमने क्या क्या, लाइन जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ वन डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल टू वन ऑफ द अदर टू वर्टिसेस इज 60 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ पर गिवन है हमें कि अगर मैं इस डायगोनल को, जैसे मैं यहाँ पे एक अलग से डायग्राम बनाता हूँ, इसमें बताता हूँ भाई ये ABCD एक रेक्टेंगल है, ठीक है। ये एक डायग्राम बना लिया मान लो AC, अब इसका मिड पॉइंट होगा, मान लो ये O है। तो अगर मैं इस मिड पॉइंट को 2 अदर वर्टिसेस से ज्वाइन कर दूं, भाई मैंने OB से ज्वाइन कर दिया, मैंने OD से ज्वाइन कर दिया, तो गिवन ये है कि अगर मैं इस मिड पॉइंट को 2 अदर वर्टिसेस ज्वाइन करता हूं, मान लो O को B से ज्वाइन किया तो एक लाइन सेगमेंट बना OB, O को D से ज्वाइन किया एक लाइन सेगमेंट बना OD, तो ये हमें गिवन है 60 सेंटीमीटर। और हमसे बोला गया है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द 2 डायगोनल्स, तो हमें डायगोनल्स की लेंथ बतानी है। मतलब कि फाइंड हमें करना है कि भाई ये AC बताओ कितना है और ये BD बताओ कितना है। अब हमें पता है भाई ये जो AC BD होती है ना, ये 2 स्ट्रेट लाइन होती है और दोनों बराबर भी होती है। क्यों होती है भाई, ये तो हमारी रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज है कि डायगोनल्स क्या होंगे बराबर। इसका मतलब जितना AC उतना ही BD। तो ये बताओ जब ये BD एक स्ट्रेट लाइन है तो क्या मैं BD को ऐसे नहीं लिख सकता OB प्लस OD, और OB कितना 60, OD कितना 60, इसका मतलब BD कितना 120 सेंटीमीटर। और जब BD 120 सेंटीमीटर है तो भाई दोनों डायगोनल्स बराबर होते हैं रेक्टेंगल के। प्रॉपर्टी की हेल्प से पढ़ा था ना कि दोनों डायगोनल्स क्या होंगे बराबर, तो इसका मतलब दोनों डायगोनल्स क्या होंगे बराबर भी होंगे। तो लेंथ ऑफ ईच डायगोनल इज 120 सेंटीमीटर। तो हर एक डायगोनल की लेंथ क्या होगी 120 सेंटीमीटर। नेक्स्ट पार्ट नंबर F, क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट पार्ट है, ठीक है। देखो इसमें क्या गिवन है, एन आइसोस्केलस ट्रेपेजियम हैज 2 पैरेलल साइड्स 30 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर। सबसे पहली बात क्वेश्चन में ये बोला गया है यहाँ पे कि जो ABCD है ना, ये एक आइसोस्केलस ट्रेपेजियम है। और अगर ये आइसोस्केलस ट्रेपेजियम है तो देखो क्या क्या हो सकता है यहाँ पे। ये आइसोस्केलस ट्रेपेजियम, इसका मतलब AB और DC तो पैरेलल हो गया, और अगर AB और DC पैरेलल तो जो इसकी नॉन पैरेलल साइड्स है AD और BC ये दोनों बराबर होंगी, यही होंगी। पिछले क्वेश्चन में भी ये बात डिस्कस हुई थी कि अगर एक हमारे पास आइसोस्केलस ट्रेपेजियम है तो एक पेयर अपोजिट साइड्स का तो पैरेलल, और अगर ये पेयर पैरेलल तो भाई ये दोनों साइड्स क्या होंगी बराबर होंगी, ठीक है। तो क्वेश्चन में यही बोला गया है कि जो इस ट्रेपेजियम का पेरीमीटर है, इस ट्रेपेजियम का पेरीमीटर तो हमें बता दे गया 80 सेंटीमीटर है, और जो पैरेलल साइड्स है देखो क्या बोला 2 पैरेलल साइड्स 30 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर।
अब डायग्राम की हेल्प से ये तो समझ में आ रहा है सीधे सीधे कि भाई ए बी बड़ी है, डी सी छोटी, ठीक है। तो यानी कि दो पैरेलल साइड्स है, एक 30 और दूसरा 20। तो सीधी सी बात है, ए बी अगर 30 सेंटीमीटर तो डी सी छोटी साइड है, ये 20 सेंटीमीटर होगा। इतना भी क्लियर हो चुका है, यहाँ तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब पूछा क्या है इसने, स्टेट द लेंथ ऑफ द अदर टू साइड्स, यानी कि हमें इन दो साइड्स की लेंथ बतानी है। और दो साइड्स की लेंथ बताने का मतलब भाई यही तो हुआ कि जितना AD है उतना ही BC होगा। क्यों होगा? क्योंकि अभी हमने बताया ना, अभी ये जो आइसोस्केलेस ट्रेपेजियम है, आइसोस्केलेस ट्रेपेजियम दोनों बराबर, मान लो दोनों को x। तो देखो, अगर मैं यहाँ पे ये बताऊं पेरीमीटर होगा क्या इस ट्रेपेजियम का, भाई पेरीमीटर का मतलब ये तो है इसकी चारों साइड्स का सम। चारों साइड मतलब AB प्लस BC प्लस CD प्लस D है। पेरीमीटर कितना गिवन 80, AB 30 है, BC को x मान लिया गया, CD 20 है, DA भी कितना x। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये x 30 प्लस 20 तो 50 हो गया, ठीक है। x प्लस x ये 2x हो गया। तो यहां से 2x कितना आएगा 80 माइनस 50। तो 80 माइनस 50 बराबर 2x, देन 30 इज इक्वल टू कितना 2x। तो भाई ये x कितना आ जाएगा 30/2। इसका मतलब x कितना आ गया 15। और यही x क्या था हमारा ADBC ना। इसका मतलब ये जो साइड AD है और BC है ये कितनी होगी 50 सेंटीमीटर ईच, यानी कि हर एक साइड 15 सेंटीमीटर की। तो स्टूडेंट्स यहां तक हमने एक्सरसाइज 12.4 का क्वेश्चन नंबर 1 to 6 कंप्लीट कर लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज एक बार कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है।